नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज हम बात करेंगे नवनीत राणा की। जी हां, लगातार हर दिन नवनीत राणा को लेकर नई अपडेट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और आज फिर नवनीत को लेकर एक और नई अपडेट सामने आई है, जहां लगातार नवनीत के बारे में एक बुलडोजर को लेकर, कहीं अतिक्रमण को लेकर जो बातें हैं वो सामने चल रही थी, जहां महाराष्ट्र की सरकार नवनीत के फ्लैट के पीछे पड़ी है, जिसको लेकर बड़ी बातें चल रही हैं। वहीं अब नवनीत ने भी उस पर अपना बयान दिया है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा दोनों ने अपने बचाव में अभी बड़ी बात कही है। उससे पहले आपको बता दूं कि नवनीत राणा और रवि राणा जब जेल में थे, उस बीच नवनीत राणा के घर पर बीएमसी पहुंच गई थी और नोटिस भी चिपका गई थी। बस यही चीज हुई कि बुलडोजर जो है वो चला नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो वहां पहुंचे वो एक बहुत भयानक बात थी और जिस तरह से वो वापस लौटे उसका सपोर्ट सिस्टम सिर्फ नवनीत राणा के समर्थक ही हैं, जिन्होंने उनका समर्थन करके उनके घर को बचाया। अब इस बीच नवनीत राणा ने क्या कहा, क्या अपना बयान दिया, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद हैं, कशिश हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सेशन में। कशिश, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जिस तरह से नवनीत लगातार फंसती चली जा रही हैं, कई दिनों से जेल जाने के बाद, अस्पताल से आने के बाद, जिस मुद्दे के बीच में वो फंसती चली गई, अब दिल्ली भी गई, दिल्ली जाकर अपनी शिकायत बोली। सुनने में आ रहा है अपडेट्स के अनुसार कि उनको सपोर्ट भी मिल रहा है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे कि उन्होंने अपना बयान भी दिया, लेकिन उससे पहले क्या सपोर्ट उन्हें लोकसभा से मिला, किस तरह की बात वहां उनकी हुई, दिल्ली में पूरा अपडेट नहीं आया, लेकिन सपोर्ट के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि दिल्ली से कैसा सपोर्ट नवनीत को मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर नवनीत राणा ने सोचा था और कहा था कि मैं यहाँ पर मुलाकात करूंगी अमित शाह से। उसके बाद वो कहती है कि यहाँ पर स्पीकर से मुलाकात होगी, ओम बिरला से, और अपनी शिकायत जो है उनकी उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर, कानून को लेकर, उसके बारे में बातचीत होगी। उसके बाद फिर यहाँ पर अब उनकी ख्वाहिश ये है कि वो जल्दी जेपी नड्डा से भी मुलाकात करे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे बातचीत करने की वो बात कर रही है। अब जिस तरीके से उनका अचानक से दिल्ली जाना और उसके बाद मुलाकात पे मुलाकात करना, बड़े बड़े फैसले यहाँ पे सामने आना, काफी कुछ कहता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब वो अस्पताल में थी तब यहाँ पर 3 नेता ऐसे थे बीजेपी के जो उनसे मुलाकात करने के पहुंचे। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे और साक्षी, सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, उसके बाद जब अस्पताल से बाहर आई तो उनका जो तंज थे, जो उनके एटीट्यूड थे, वो काफी ज्यादा अलग थे देखने वाले, जिससे लोग हैरान हो गए थे। उसके बाद उनका दिल्ली जाने का फैसला लोगों को और चौंका देने वाला था। तो ये सारी चीजें बैक टू बैक जो हो रही है, तो कहीं ना कहीं इशारा ये करती है कि अभी आने वाले टाइम में बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है बीजेपी सरकार की तरफ से, जिस तरीके से लगातार सिचुएशंस बनती जा रही है। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी क्यों? देखिए, नवनीत राणा महाराष्ट्र में थी, वहां पर भी तो इस तरह की शिकायत दर्ज कर सकती थी, लेकिन वहां पर भी शिकायत कर सकती थी। काफी ऐसे लीडर्स हैं जिनके साथ वो जा सकती थी बीजेपी को लेकर, लेकिन वो दिल्ली क्यों आई? क्या वहां की नफरत दिल्ली में भी लाने की कोशिश कर रही हैं, दिल्ली में फैलाने की कोशिश कर रही हैं, जिस तरह से दिल्ली का माहौल भी खराब करने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि यहाँ आकर वो बातें करना, फिर से उन चीजों को वहां तो है, यहाँ भी दोहराना, तो क्या वो सही था यहाँ आकर वही चीज? देखिए, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकती मैं कि ये सही थी, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि नवनीत राणा की जो हालत है, अचानक से गिरफ्तारी हो जाना, उसके बाद अस्पताल में रहना, तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता, वो न्याय मिलता, वो सपोर्ट मिलता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नवनीत राणा का जो फैसला आया, जो उन्होंने कहा कि दिल्ली जाके यहाँ पर केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, लोकसभा स्पीकर से बातचीत करेगी, उन्हें शिकायत करेगी, तो दिल्ली का माहौल खराब करने वाला मुझे नहीं लगता कोई उनके मन में ऐसा कोई चीज होगी। उनके मन में ये था कि महाराष्ट्र में कोई सुनने वाला नहीं है, दिल्ली में जाके बड़े बड़े नेताओं से अगर मैं बोलती हूँ तो वो जरूर मेरी बात को सुनेंगे और जिस तरह से महाराष्ट्र के हालात खराब हो रहे हैं उसको सही करने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी। कोशिश तो वो कर रही है सही करने की, दिल्ली भी जा रही हैं, नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से बात कर रही हैं, लेकिन अगर उनके अवैध अतिक्रमण, उनके फ्लैट की बात करें, जहां बड़ा बयान उनकी तरफ से आया, संजय राउत को लेकर आया, जहां उन पर इल्जाम लगा था कि उनका जो फ्लैट है वो अवैध अतिक्रमण, इलीगल है, कई ऐसी चीजें हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इन चीजों को लेकर बात हुई। वहीं संजय राउत के लिए भी उन्होंने बड़ी बात कही,
पहले अपने फ्लैट के लिए कहा कि मेरा एक ही फ्लैट है मुंबई में और संजय राउत के 10 फ्लैट, इस तरह की बात कह रही हैं 2005 से मेरा एक ही फ्लैट है, 10 साल इसको हो गए हैं, अब क्यों ये बात उठा रहे हैं, इस तरह की बात वो कर रहे हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से संजय राउत ने उन पर इल्जाम लगाए थे, क्या वो सभी इल्जाम गलत थे, आरोप गलत थे? क्योंकि इस तरह से इतना बड़ा नेता किसी के भी बारे में, किसी सांसद के बारे में झूठ तो नहीं बोलेगा। देखिए, सांसद के बारे में भले ही झूठ ना बोले, लेकिन अपने अपोजिशन के बारे में उसको हमेशा नीचा दिखाने के लिए ऐसे झूठ बोले जाते हैं। मैं यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही कि नवनीत राणा ठीक है या फिर संजय राउत ठीक है, लेकिन अचानक से अब जब मुद्दे इतने गर्म हो चुके हैं, तब यहाँ पर नवनीत राणा को लेकर लगातार ये चीजें कहना कि कभी फ्लैट में दिक्कत है, कभी उनके घर में दिक्कत है, कभी दिल्ली जाने में दिक्कत है, तो इस तरीके की चीजें बैक टू बैक कहना ये काफी सवाल खड़े करता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जहाँ उनके एक फ्लैट को लेकर बात हो रही है, मैंने भी उसकी लगातार खबरें पढ़ी थी, अपडेट्स जानी थी, तो मैंने देखा था उसमें कि यहाँ पर जब बीएमसी पहुंची तो बीएमसी ने कहा कि जहाँ किचन होनी चाहिए थी उस जगह को फालतू बना के यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया। बहुत सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने कही थी, बीएमसी ने 10 खामियां यहाँ पर लगभग निकाली थी। लेकिन संजय राउत का इस तरीके से इल्जाम लगाना, और हम देख रहे हैं कि अपनी शिवसेना जो सरकार है उसको बचाने के लिए यहाँ पर संजय राउत लगातार किसी न किसी पे तंज कसते नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे पर भी खस रहे हैं और यहाँ पर नवनीत पे भी कस रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अब जो माहौल बन चुका है महाराष्ट्र का, उसमें जो हमारी सियासत, हमारी पार्टी है वो काफी ज्यादा खतरे में है। तो जो हमारे अपोजिशन में खड़े हो रहा है उस पर इल्जाम लगाया जाए, और पक्ष विपक्ष में यही चीज होती है साक्षी, और यही हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, पक्ष विपक्ष देखने को मिल रहा है। और इसी बीच जहां उद्धव ठाकरे की आपने बात की, उनके अपोजिशन नवनीत राणा काफी लेवल तक पहुंच चुकी हैं, इस लेवल तक कि अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नवनीत राणा मुख्यमंत्री का पद हासिल करेंगे। जी हाँ, एक बड़ा सवाल यहाँ पर आता है, क्या नवनीत राणा को मुख्यमंत्री का पद मिलेगा जिस तरह से उनका समर्थन हो रहा है? ये आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी। जहां कयास लगाए जा रहे हैं, लगातार समर्थन नवनीत राणा को मिल रहा है, क्या आपको लगता है कि उस पद तक नवनीत राणा पहुंचेंगी? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इस चीज के लिए, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी का सपोर्ट मिलता है तो एक बड़ा पद उन्हें दिया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री का पद नवनीत राणा को मिलना पॉसिबल नहीं है अभी जिस तरीके से सिचुएशंस है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ नवनीत राणा नहीं है, यहाँ पर राज ठाकरे भी अब भगवा के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं, और भगवा मतलब यानी कि बीजेपी के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से जल्द ही मुलाकात करेंगे। तीसरी तरफ यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस की बात कर ली जाए तो वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने भी काफी काम किया, लोग आज भी उनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना अभी मुश्किल है नवनीत के लिए, लेकिन नवनीत को अगर बीजेपी लेती है अपनी पार्टी में तो एक बड़ी जिम्मेदारी मैं कह सकती हूँ कि उन्हें मिल सकती है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट भी हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, बीजेपी जरूर उन्हें मौका देना भी चाहेगी, पर डिपेंड करता है क्या नवनीत राणा वो पद लेना चाहेंगी या नहीं। फिलहाल ऐसी अपडेट्स हम लगातार आपके सामने लाते रहेंगे। कशिश ने बखूबी हर सवाल का हमें अच्छे से जवाब भी दिया, इन चीजों के बारे में जितना हम समझ सकते थे उतना समझाया, और ऐसी अपडेट्स जो भी आती रहेंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। उसके लिए देखते रहिए Next 9 लाइव।